तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, प्लम डॉग के साथ यहाँ पर उनके फ्रेंड्स वगैरह से मिलने जाता है, जहाँ पर उसकी नज़र याओ यूनहुई पे पड़ती है, जो कि सितार बजा रही थी। और इस दौरान यूनहुई यूनहुई की भी नज़र इन पे पड़ती है, और वो भी इस दौरान काफ़ी अचंभित थी। अब आगे, अब जो जानता था इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि वो प्लम डॉग के साथ आया था। फिलहाल वो जो दो लेडियाँ थी ना, बाकी इनोही के अलावा, वो जोकिंग की तरफ ध्यान से देखती है और देखती कह रही है तो प्लम डॉग के साथ एक ही छाते के अंदर है, और उत्सुक हो जाती है और पूरा एकदम स्कैन मारने लगती है जोकिंग को, और चेहरे पर एक अलग स्माइल था। जू देखता है, मतलब सेंस कर लेता है, उनकी तरफ देखता नहीं है, जो भी बोल देखा भी होगा तो, और प्रेशर फील करता है कि भाई वो तगड़ी थी दोनों। इवन यूनोही का भाई ऑब्वियसली पावरफुल थी वो दो जो थी बंदियाँ वो प्लम डॉग के सिमिलर थी, यानी कि वॉइड रिटर्निंग के फर्स्ट स्टेज पर थी। और प्लम डॉग इस पवेलियन के अंदर एंटर कर चुकी थी, तो एक को बिग सिस फेहे करके बुलाती हैं और दूसरी बंदे को लिटिल सिस शीटाओ करके, दोनों को बोलते हैं लंबा समय हो गया। इस दौरान मतलब ली शीटाओ पूछ लेती कि अरे ये कौन है ये लड़का, तो तुरंत जवाब देती है कि अरे ये जोकिंग है, जिसके साथ मैं प्यार में पागल हूँ। क्योंकि प्लम डॉग वैसे भी काफ़ी बोल्ड थी, तो वो शर्माती नहीं थी। इधर जोकिंग को समझ में नहीं आता है भाई, और इधर याओ यन हुई, उसके अंदर का मानो एक स्पिरिट लॉस्ट हो जाता है। और इस दौरान जोकिंग इनसे परिचय भी ये करा देती है कि जो बड़ी लेडी थी जो शायद फ्लूट बजा रही थी, वो मार्केस याओ की छोटी बहन थी, और एक जो थी ली शीटाओ, वो एडमिनिस्ट्रेशन हॉल की शायद मेन थी। लेकिन इस दौरान प्लम डॉग यूनोही की तरफ देखती भी नहीं है और कुछ बोलती भी नहीं है, मानो इग्नोर कर रही थी। शीटाओ इस दौरान बोलती है, ओ तो तुम हो जोकिंग, तुम्हें मालूम है ना तुम पहले बंदे हो जिस पर मेरी बड़ी बहन प्लम डॉग का दिल आया, जिन्होंने किसी को ऐसे इंट्रोड्यूस किया है, तुम कैसे मतलब दिल जीत लिए। और याओ फेहे जो थी थोड़ी सीरियस बंदी थी, और फिर वो बोलते मैंने सुना कि एक चोजन डिसाइपल बिग सिस प्लम डॉग के सेक्ट में आया है, तो वो तुम हो, और सामने से देखकर अच्छा लगा। और वो भी बोल रहे थे कि यार हम शीटा बोल रहे थे कि हम प्लम डॉग से मिलने के लिए, बिग सिस से मिलने के लिए कितनी कोशिश कर रहे थे, बट ये पुश करते जा रही थी। ये था वो सरप्राइज। तभी ये हमसे इंपीरियल क्लास टेक्निक और हेवनली पैलेस वगैरह के बारे में पूछ रही थी, वो तुम्हारे लिए तैयार कर रही थी बेसिकली। जो को समझ में आ जाता है कि वो क्या कह रही हैं लोग। एक तो प्लम डॉग के सामने जोकिंग वैसे ही नर्वस हो जाता था, और यहाँ पर दो लेडीज और एक याओ यून हुई, बट उसको तो जू भी नहीं गिनता था। खैर इस दौरान बोलते अरे बात करो, इतने शर्मीले क्यों हो। अब प्लम डॉग को भी समझ में आ रहा था, वो टॉपिक बदल देती है कि शिटाओ से पूछती है कि तुम्हारा और एल्डर ब्रदर चेन का कैसा चल रहा है, जो सुप्रीम लाइटनिंग ऑर्डर वाले हैं। तो शिटाओ बोलती नाम ही मत लो, और दूसरे बोलती क्या तुम्हारे पास कोई फ्रेंड है तुम्हारा जिसको तुम मुझे इंट्रोड्यूस करा सकते हो। जो थोड़ी देर सोचता है बोलते हैं हाँ एक बड़े भाई तो है। अब प्लम डॉग समझ जाती है बड़े भाई कौन हो सकते हैं, तो वो गला साफ करती है, टॉपिक बदलने लगती है। और उसके बाद प्लम डॉग का ध्यान जाता है यूनही की तरफ कि ये कौन है। देखो यूनही नॉर्मली इतना शांत नहीं रहती, आज इसलिए शांत थी क्योंकि इसकी आंटी यानी कि याओ फे इसको यहाँ पर लेकर आई थी, और इनको भी नहीं पता था याओ यूनही को कि भाई ये प्लम डॉग इतनी क्लोज फ्रेंड है इसके आंटी की। फिलहाल इस दौरान ये खड़ी होती है, ग्रीट करती है प्लम डॉग को। इस दौरान प्लम डॉग फे की तरफ देखती है कि क्या चल रहा है बिग सिस। इसका जवाब फे देती कि यूनही थोड़ी रैश हो चुकी है, कुछ मिस्टेक इसने किए थे, इसलिए मैं यहाँ पर लाई हूँ इसको माफ़ी मांगने के लिए तुमसे और जोकिंग से। फे का सीधा सीधा से ये था कि भाई अपनी भतीजी से माफ़ी मंगवाएगी प्लम डॉग से, लेकिन अब जोकिंग से भी इंट्रोडक्शन हो चुका था, तो उनका ये था कि जोकिंग से भी इसे माफ़ी मांगना पड़ेगा। अब प्लम डॉग को पूरा माजरा समझ में आ रहा था, क्योंकि देखो प्लम डॉग बहुत इंटेलिजेंट लेडी है, और याओ फे भी कोई सिंपल लेडी नहीं थी भाई। उनके बड़े भाई क्या सेक्रीफाइस कर रहे थे सी सीलिंग काउंटी के लिए। तो बाहर से तो लोगों को लगता था कि याओ क्लैन फिलहाल बहुत पावरफुल है, बट वो अंदर का सिचुएशन फेहे से बेटर कोई नहीं जानता था। और जोकिंग को भी देखकर वो समझ जाती कि बंदा तगड़ा है, हालांकि उसको ग्रोथ के लिए समय चाहिए, लेकिन ये भी नज़र बना के रखेंगे। तो फिलहाल यू नो इस दौरान इनकी बात को सुन करके प्लम डॉग और जोकिंग से माफ़ी मांग रही थी, और फेहे रन बताती है कि यूनही की लाइफ बहुत टफ रही है, उसका हस्बैंड बहुत कम उम्र में चला गया था, और सिंगल मदर है तो ईजी होता नहीं है। हालांकि प्लम डॉग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब वो याओ फे की बात से सहमत हुई थी या नहीं वो नहीं पता चलता है। वो फिर से बातें करने लगती हैं, और तीनों अपना हंसने घुसने मतलब खेलने घुलने लगते हैं, और यूनवेज के बाद फिर से जिथर बजाने लगती है। लेकिन पूरा टाइम जू कुछ कहता नहीं है, और जू का दिमाग में वही भी वही था, इसका मौका मिलेगा तो इस माँ और बेटे को अच्छे से सिखाएगा ये सबक, क्योंकि सबक सिखाना इसका एक ही था जू का कि निपटा दूंगा। और जो कोल्ड लुक देता है यूनोई की तरफ, और वो भी इस दौरान देख लेती है और तुरंत अपनी नजरें हटा लेती है। जुजू अभी भी चौकन्ना था, क्योंकि उसके हिसाब से ये बंदी सुधर नहीं सकती। कलिंग इंटेंट आता है, बस उसको कंट्रोल में रखता है। समय गुजरता है, इस दौरान प्लम डॉग अपने दोनों दोस्तों से विदा लेती है और निकल जाती है। जाने से पहले हालांकि ली शीटा फिर से हंसती है और जोकिंग को पोक करती है कि भूलना मत तुमने अपने बड़े भाई से मुझे इंट्रोड्यूस कराने को कहा था। और
टाटा बाय-बाय करके निकल जाते हैं। बारिश भी रुक चुकी थी और फिर जब वापस ये जा रहे थे तो प्लम डॉग बताती हैं ज़ोकिंग को कि ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ली शीटाओ थोड़ी मस्ती-मज़ाक करती है बट भाई दिमाग से बहुत शार्प है वो और तुम उसे ट्रस्ट कर सकते हो। याओ फे के लंबे प्लान हैं, सी सिलिंग काउंटी के भी ऊपर। उसके बहुत कम फ्रेंड्स हैं। थोड़ी कोल्ड है, कैलकुलेटिंग है बट प्रिंसिपल पे रहती है। जैसे किसी ने उसको बोला नहीं था कि याओ यूनही को लाने को बट वो खुद लाए लेकर आई थी। प्लम डॉग फिलहाल बहुत अच्छे मूड में थी। फिलहाल ये अपने सब्सिडियरी से पहुंच चुके थे और हवा का झोंका भी बहुत तेज था और जोकिंग से वो बात करती क्योंकि हवा तेज चल रहा था, थोड़े कपड़े उपड़े वो ढंग से करती हैं और जू से बोलती है क्या तुम अपने कल्टीवेशन का स्पीड बढ़ा सकते हो और फिर चली जाती है। इस दौरान उनकी हैंडमेडन्स उनके साथ में थी। जू सोच रहा था कि यार क्या मतलब था, हालांकि वो रिस्पेक्ट दिखाता और यहाँ से निकल जाता है अपने स्वॉर्ड पवेलियन के लिए। बंदे के पास थोड़े मिशंस थे तो वो मिलिट्री क्रेडिट्स में मतलब लगा हुआ था अर्न करने के। एक क्रिमिनल का नाम काफी यहाँ पर फेमस हो रहा था जिसका कि निकनेम किड था। जू के पास इधर अच्छे खासे मिलिट्री क्रेडिट्स हो चुके थे और जू के दिमाग में ये भी चल रहा था देखो D001 का गार्ड असेसमेंट आपको क्लियर करना पड़ता है तब जाकर के आप यूनिट सी में प्रमोट हो सकते हो। मतलब अगर आप लेवल 89 के नीचे जाना चाहते हो न यानी 90 91 ये सब यूनिट सी में आते हैं और जू जब इन चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहा था तो बाकी चेलर्स का भी ध्यान जाता है लेकिन वो जू को नीचा नहीं दिखाते क्योंकि जू से वो वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। 2 घंटे बीत जाते हैं और D001 से एक बंदा बाहर निकलता है जो कि पूरा खून से सना हुआ था और ये जू किंग था जिससे हाथ थोड़ा डिसलोकेट हो गए थे, इंजरीज अच्छी खासी थी क्योंकि D001 का टेस्ट मतलब क्या भाई बहुत अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं उसमें, मतलब कैदी बंद रहते हैं जिनसे आपको जीतना पड़ता है। सभी पावरफुल थे भाई, 9 पैलेस बैटल प्रोवेस वाले थे। ठीक है लंबे समय से कैद थे तो थोड़ा बैटल प्रोवेस कम था बट फिर भी उन्हें हराना और सभी मर चुके थे फिलहाल क्योंकि जोकिंग का जो पॉइजन कोर था सबको गला चुका था। तो देखो काउंटी कैपिटल आके जू को 5 महीने हो चुके थे और ठंड अब वापस यहाँ पर आ रहा था यानी कि छोटे छोटे बर्फ के कण हवाओं में दिखने लगे थे। और फाइनली मतलब अगले दिन या जो भी बोलो जू का पहला दिन था यूनिट सी में। तो ऑफिशियली अब ये यूनिट डी का जेलर नहीं रहा था, अब ये यूनिट सी में जा चुका था लेकिन D132 की ड्यूटीज अभी भी ये छोड़ना नहीं चाहता था तो वहां पर पार्ट टाइम काम करने वाला था क्योंकि D132 में वैसे भी कोई किसी को भी अलॉट किया नहीं जाता है। जेलर का वैसे भी कपड़ा सेम रहता है बस थोड़े बहुत वो स्टार बोल लो या ट्री मार्किंग जो भी रहता है वही डिफरेंस देता है। तो जू अपना यूनिट सी की तरफ पड़ता है और लेवल 90 के अराउंड था और ये जगह जो था ना ये अलग ही दिखता था, अलग दिखता था मतलब यूनिट डे से अलग फील होता था। लेवल 90 में एक ही सेल ब्लॉक है, एक आवाज आती है सुकिंग को पीछे से, एक टॉल परली मैन दिखाई देते, ओल्ड मैन। इन्हें देखते ही जू पहचान जाता है ये थे सीनियर घोस्ट एंड ये वही स्वॉर्ड सेज हैं उनमें से एक जिन्होंने इसको ट्रेनिंग दिया था इन सभी लोगों को स्टार्टिंग में। और जू को भी याद था यार क्योंकि सीनियर कांग्रेस को बताया था कि घोस्ट एंड एक जेलर है लेकिन जू ने इससे इन्हें मतलब पहले कभी नहीं देखा था, पहली बार इनसे जेल के अंदर मिल रहा था। और वो भी कहते हैं मैं भी तुम्हें याद रखा हूँ, तुमने एलिंग घोस्ट को पॉइजन किया था राइट, तो तुम फिर यूनिट सी में प्रमोट होगे, वाह बहुत अच्छे। हालांकि वो स्माइल कर रहे थे लेकिन जू उनके बेलफुल ऑरा को फील कर सकता था क्योंकि जेलर की एक ऑरा होती है क्योंकि भाई उनको किलिंग विलिंग करना ही पड़ता है। और वो बताते हैं जू को कि देखो यूनिट सी के जो भी जेलर्स होते हैं ना नॉर्मली नासेंट सोल लेवल पर होते हैं, तुम्हें पता है क्यों? तो जू बोलते हैं हाँ क्योंकि यूनिट सी में जो कैदी होते हैं वो भी पावरफुल होते हैं लेकिन वो मेन रीजन नहीं है क्योंकि यहाँ पर कैदियों को अलग तरीके से रखा जाता है। घोस्ट एंड इस बात से भी प्रभावित होते हैं क्योंकि यूनिट सी में ऑब्वियसली यार नासेंट सोल और इवन स्पिरिट रोब लेवल के भी यहाँ पर कैदी है और यहाँ पर अलग लॉज हैं माइनर वर्ल्ड्स के यानी कि मैजिकल लॉज से इनको कंट्रोल किया जाता है। और यूनिट सी की शुरुआत होती है 90 से लेकर के 122 तक, यानी टोटल 33 लेवल्स। और यहाँ पर पेंटिंग लटका हुआ था जिसको आप मूरल कहते हो, मतलब उसी के अंदर एक अलग स्पेस है जैसा कि वो सर इंकवेल बना रहा था D132 वाला जो पेंटर था। और यहाँ पर अलग अलग वर्ल्ड टाइप है ऐसा बोल सकते हो और मैं वर्ल्ड 1 का इंचार्ज हूँ क्वेश्चन बताते हैं क्योंकि तुम्हारा कल्टीवेशन बेस जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं तो तुम यहाँ के लॉस को सस्टेन नहीं कर पाओगे, प्रेशर नहीं झेल पाओगे। बस मैं तुम्हें एक छोटे टूर पर ले चलता हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि जगह कैसा है। तो घोस्ट ने एक ऑरा सा भेजते हैं समझ लो उस पेंटिंग में, तो वो जो मूरल था या पेंटिंग वो कलरफुल होने लगता है, में एक लाइफ जैसा लगने लगता है और बोलते हैं चलो, और उसके अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं जो भी उन्हें फॉलो करता है। तो वो वर्ल्ड 1 में पहुंच चुके थे जहाँ पर जब ये आगे बढ़ते हैं तो एक ग्रे लैंड वाला एरिया दिखता है जो कि क्रिम्शन कलर का, वहाँ पर एक डोम बना हुआ था, बिल्डिंग थी ऐसा बोलो, जहाँ पर बहुत सारे शेल्स वगैरह दिखाई दे रहे थे और बहुत सारे मैजिकल सिंबल्स भी जो कि एक सीलिंग पावर का काम करते थे कि कोई भी ऐसा कैदी जो है छूट के भाग ना पाए। अब मैजिकल सिंबल्स तो थे, उनके अलावा 4 इल्यूजनरी स्टैचूज भी दिखाई दे रहे थे और वो इस जेल की तरफ ही देख रहे थे, मतलब उनकी एक अलग ऑरा थी।
और यहाँ के ऑरा कैसे कवर होती है इन चीज़ों के बारे में भी घोस्टैंड बताते हैं कि जो पहले पैलेस लॉर्ड थे उन्होंने इस चीज़ को वॉइड से ढक दिया था ताकि इसकी ऑरा बाहर जाती नहीं है। और जो तुम्हें 4 स्टैचूज़ दिख रही है वो यहाँ के हेवनली डाओ की ऑरा है। तुम्हें स्पेल फॉर्मेशन में अपना पर्सनल मार्क छोड़ना पड़ेगा ताकि तुम फिर आ सको जा सको। मतलब लॉज फिर तुम्हें सप्रेस नहीं करेंगे। तो ज़ूब यहाँ पर एक इनकांटेशन जेस्चर के थ्रू अपना एक मार्क यहाँ पर छोड़ देता है और फिर घोस्ट हैंड को आगे ही फॉलो करता है। तो प्रिजन कैसे काम करता है लॉज वगैरह के साथ ज़ू किंग केस में भी समझ अब बढ़ रही थी और बताते जा रहे थे। वो टोटल 33 वर्ल्ड्स हैं। 33 वर्ल्ड्स मतलब 33 जो जेल है यूनिवर्सिटी के अंदर हर एक का एक एक वर्ल्ड है। तो बहुत सारे मतलब कि बोल सकते हो कि प्रजातियां यहाँ पर कैद हैं। वो इस दौरान वो जब अपने हाथ को लहराते हैं तो ये जो बंजर ज़मीन थी वो पलटने लगती है, पहाड़ आ जाते हैं, नदियाँ बहने लगती हैं। ज़ू बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ इन चीज़ों को देख रहा था और वो ज़ू से पूछ रहे थे और बहुत सी चीज़ें समझाते हैं कि नास एंड सोल लेवल इस माइनर वर्ल्ड में होना चीज़ें यहाँ पर वैसे ही काम करती है लेकिन वो वीक होंगे बाहर की दुनिया से क्योंकि ऑरा उनकी स्ट्रांग नहीं हो पाती है। तो जैसे वो बोलते थे, देखो एक 4 फ्लेम का फाउंडेशन लेवल का कल्टीवेटर होगा ना, तो वो एक माइनर वर्ल्ड के नास एंड सोल लेवल के बराबर होगा कि जो जिस चीज़ के लिए इन्होंने क्राइम किया ना, अब ये वही यहाँ पर भोगते हैं। इनको लगता है कि बाहर थे कुछ भी कर लिया लेकिन अंदर आकर के अब जो इन्होंने हासिल किया था वही इनसे ले लिया जाता है। तो यूनिट सी इस प्रकार से काम करता है। देखो यहाँ पर अपना एक सन जैसे और भी है जो कि सुबह उगता है। सेम मतलब रूल फॉलो होते हैं लेकिन यहाँ पर करप्शन काफ़ी स्ट्रांग था। यहाँ पर कोई ब्रोकन फेस ऑफ गॉड नहीं था और वो समझा रहे थे कि देखो यूनिट सी की जेलर्स का सिंपल काम होता है, वो इस वर्ल्ड की पेट्रोलिंग करते हैं। तुम अकेले जेलर नहीं हो जो कि यहाँ पर असाइन हो गए। टोटल 67 कौन कौन से रूट को पेट्रोल करेगा वो ड्यूटी के हिसाब से असाइन हो जाता है। फिलहाल देखो मैं तुम्हें इसलिए लाया हूँ कि तुम इस जगह से फैमिलियर हो जाओ। जू भी बोलता है यस सर, काफ़ी रेस्पेक्ट दिखाता है इन्हें। और वो बताते हैं यहाँ पर तुम्हें 2 फ़ायदे मिलते हैं कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि तुम कितने प्रिजनर्स को मार सकते हो हर महीने, लेकिन ज़्यादा भी मत मार देना। दूसरा ही मेन है कि यहाँ पर तुम्हें एनलाइटनमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है माइनर वर्ल्ड में क्योंकि नेचुरल और मैजिकल लॉज यहाँ पर जेलर के कंट्रोल में है। तुम उससे एनलाइटनमेंट हासिल कर सकते हो, हेवन और अर्थ की एनर्जी कैसे काम कर सकती है, रिसर्च भी कर सकते हो टावर ऑफ हेवन के बारे में क्योंकि ये चीज़ें काम आती है जब इन फ्यूचर तुम स्पिरिट ट्रॉप लेवल पे जाओगे तो, क्योंकि स्पिरिट ट्रॉप लेवल में चीज़ें हेवनली डाओ के थ्रू काम करती हैं। फिलहाल वैसे तुम नास एंड सोल पे नहीं हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन तुम एनलाइटनमेंट हासिल करोगे तो तुम्हारे लिए फ़ायदा है। फ्यूचर में तुम्हारी ग्रोथ काफ़ी फास्ट होगी। फिर पहली बार ये स्पिरिट ड्रॉप के बारे में सुन रहा था क्योंकि आज तक किसी ने कभी मास्टर या प्लम डार्क से इन चीज़ों के बारे में सवाल नहीं पूछा था और क्योंकि ज़रूरत भी नहीं थी। ना वो बोलते हैं हाँ लेकिन बीच बीच में तुम जेलर हो ना तो तुम्हें कुछ प्रोविजंस भी करने चाहिए, मतलब जैसे पिल्स बांट दो ये वो। तो ये करते हैं। पिल्स वैसे थे कि जिसमें करप्शन ज़्यादा थे और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कम थी। ऐसा हवा से बिखेर देते हैं और बोलते हैं अब देखो अब फन स्टार्ट होगा। और जो देखता नीचे में बहुत सारे लोग प्रकट होते हैं जो कि छीना झपटी करने लगते हैं। जैसे यहाँ पर ज़ू किंग देखता है कि भाई एक 6 हाथों वाला है, मतलब नॉन ह्यूमन है। वो पकड़ तो लेता है एक पल लेकिन आधा हाथ उसका कट जाता है क्योंकि भाई दूसरे लोग इसको छोड़ेंगे थोड़े ही। हर जगह ऐसा ही सीन चल रहा था क्योंकि लंबे ऊपर में इन्होंने बिखेर दिए थे पिल्स। इधर जो सर्वाइवर्स थे क्योंकि बहुत सारे मारे भी जाते हैं एक दूसरे से छीना झपटी में, तो वो ऊपर की तरफ देखते हैं और इन्हें रेस्पेक्ट दिखाते हैं, मानो एक गॉड को रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं। और वो बताते हैं वो जो तुम 6 हाथ वाले बंदे को देख रहे थे अभी, वो 7 सोल कल्टिवेटर था। उसने कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एक सोल बोल सकते हो या कल्टिवेटर को मार दिया। और देखो पहले बहुत स्ट्रॉन्ग था, नासेंट सोल लेवल में था, मतलब 6 सोल या 7 सोल जो भी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो वीक हो चुका है। ऐसे ही करके वो सबके बारे में बता रहे थे, कुछ जो पावरफुल थे बाहर में। और तू ये फील कर सकता था उसमें अभी भी बहुत सारे थे नासेंट सोल लेवल में, लेकिन वीक थे। चाहे तो वो आराम से मार सकता है। तो पहाड़ डेजर्ट वगैरह क्रॉस करने के बाद ये एक प्लेन एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग क्रॉस लेग बैठे हुए थे, मेडिटेशन में बैठे हुए थे। और ये वो एरिया जो था ना, उनका जो लाइफ एनर्जी और कल्टीवेशन बेसिस था उसको धीरे धीरे खींच रहा था। और यहाँ पर क्या होता है ना, लोग रिसेट करने आते हैं खुद को, मतलब वहाँ से यहाँ से उनका पुनर्जन्म होता है और पहले क्या किए थे वो थोड़ा सा भूल जाते हैं, लेकिन फिर वो वॉकिंग डेड जैसे zombies टाइप बन जाते हैं। और जो को समझ में आता है ये तो बहुत मतलब खतरनाक चीज़ है भाई, क्योंकि आप इंसान हो या आप जो भी हो अपनी याददाश्त की वजह से हो, अगर आप वही भूल गए तो फिर आप क्या ही हो। और अगर वो लोग पिल्स नहीं लेंगे तो उसके बारे में भी बताते हैं कि वो वैसे भी जल्दी मर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर करप्शन ज़्यादा है, इसीलिए पिल्स के लिए बहुत ज़्यादा छीना झपटी होती है। फिलहाल ये एक ऐसे जगह पे पहुंचते जो कि काफ़ी रेडिश ऑरा के साथ दिख रहा था, जहाँ पर बहुत सारे डेमी इमॉर्टल्स बैठे हुए थे, लगभग 40 से ज़्यादा ही थे। इनमें से एक को तो जू पहचान जाता है। एक वही था जिसको कि घोस्टैंड लाए थे पढ़ाने के लिए, जब पढ़ा रहे थे इन लोगों को कि जब हर एक प्रजातियों के बारे में बता रहे थे।
और क्वेश्चन भी समझ जाते हैं कि ज़ू किधर दिख रहा है। वो मस्त अल्कोहल पी रहे थे और बताते हैं, कि इनके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब मार नहीं सकते, बस लॉकअप कर सकते हैं 10 साल, उसके बाद हमें इन्हें फ्री करना ही पड़ता है। और गवर्नर क्योंकि रिलेशन अच्छा मेंटेन करना ही चाहते हैं, क्योंकि वॉर ना हो, तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। और डेमी मॉर्टल्स की मेमोरीज़ को भी हम कुछ नहीं करते हैं, तो वो स्पिरिचुअल स्टोन की तरह काम करते हैं, ये जो हैं डेमी मॉर्टल्स जब तक यहाँ पर रहते हैं। अब ज़ू को याद आता है कि डेमी मॉर्टल्स के पास पपेट्स भी होते हैं, तो उनके बारे में ये घोस्टन से पूछता है। तो वो बोलते हैं मैंने बैटल तो किया इमॉर्टल पपेट्स के साथ जो डेमी मॉर्टल्स के पास होता है। बहुत ज़्यादा करप्शन होता है उनके अंदर, उनको हराना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि वो तुरंत अपनी बॉडी को रिकवर कर लेते हैं। और ये भी पूछते हैं कि ज़ुकिंग क्या तुम इंटरेस्टेड हो इमॉर्टल पपेट्स वगैरह में? अगर तुम्हें इनके बारे में जानना है तो बेहतर होगा तुम लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करो, वो बहुत नॉलेजेबल इंसान है, क्योंकि रिसर्च वगैरह उन्होंने किया हुआ है पपेट्स पर भी। घोषण इसके बाद फिर आगे बढ़ते तो इन्हें फॉलो करते रहता है। जंगल के एरिया में ये लोग पहुंच चुके थे और बीच बीच में ये पिल्स वगैरह फेंकते रहते थे। इस दौरान कुछ जेलर्स भी मिलते जो कि घोषण को देखते ही रेस्पेक्ट दिखाते और बोलते जब तुम यहाँ के नेचुरल और मैजिकल लॉ को सस्टेन कर पाओगे, यानी प्रेशर झेल पाओगे, तो तुम भी पेट्रोलिंग कर पाओगे। अभी क्योंकि तुम काफ़ी नहीं हो। और तुम्हें पता ही उन लोग मुझे क्यों इतना रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि अब मैं इस वर्ल्ड का इंचार्ज नहीं हूँ। जितने भी जेलर थे काफ़ी प्राउड नेचर के हैं, कुछ के तो कल्टीवेशन मेरे से भी अच्छे हैं। जो इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। घोस्ट एंड फिर हंसते हैं, देखो यार मैं एवरेज हूँ, ओल्ड हो चुका हूँ। नासेंट सोल लेवल पे मैं 800 साल पहले पहुंचा था, फिर मैं स्पिरिट रोप पे कभी नहीं जा पाया। मैंने एम्परर स्वॉर्ड कभी यूज़ नहीं किया अपने लाइफ में। मेरा एम्परर स्वॉर्ड 800 सालों से मैं चार्ज कर रहा हूँ। अगर मैं उसको अनलिश करूँगा तो उसका पावर बहुत खतरनाक होगा। सो काफ़ी सरप्राइज होता है, क्योंकि एम्परर स्वॉर्ड आप जितना चार्ज करोगे उसका पावर लेवल उतना बढ़ता है। क्योंकि उसे याद था, एक स्टोरी उसने सुना था कि एक बंदे ने स्वॉर्ड सेज ने मतलब एम्परर स्वॉर्ड को 2000 सालों तक चार्ज किया था। फिर उसने उसके दम पर एक वॉइड रिटर्निंग एक्सपर्ट को मार दिया था। और पहली बार किसी से मिल रहा था जो कि 1000 सालों से अपने स्वॉर्ड को चार्ज कर रहा था फेस टू फेस, जो कि घोस्ट हैंड थे। घोस्ट हैंड को भी अच्छा लगता है जब ज़ू ऐसे देखता है, और वो बोलते देखो मैं जेलर हूँ, मेरे लिए एम्परर स्वॉर्ड एक टूल की तरह है। और मेरे दिमाग में यही है, देखो मैं जहाँ अमर तो हूँ नहीं, और नासेंट सोल लेवल की एक उम्र होती है शायद 2000 या जो भी होती होगी, मुझे भी देखो नहीं पता है। तो जब मैं मरने वाला रहूँगा तो उस तलवार से ना जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन ह्यूमन होगा ना उससे मार दूंगा, जो इंसानों के लिए फायदेमंद होगा। जो इस बात से बहुत प्रभावित होता है और रेस्पेक्ट दिखाता है इन्हें फिर से। इस दौरान घंटों बीत जाते, क्वेश्चन पूरा एरिया का चक्कर लगवा रहे थे ज़ू के साथ, और अब ये करेक्शन डिवीजन वापस लौटने वाले थे। लेकिन वापस लौटने से पहले वो ऐसा कंधे से पीछे देखते और थोड़े सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि वो जो जंगल था ना जो कि सूख रहा था उस पर उनकी नजर जाती है। क्योंकि उस जंगल के बीच में एक पेड़ के आसपास एक पुराना चेहरा दिखता है, दो हरी आंखें दिखती हैं। जू किंग की तरफ और क्वेश्चन की तरफ थोड़ा डर के देखता है। क्रिटिक्स एक्सॉल्टेड घोस्ट हैंड। तुरंत ही क्वेश्चन बोलते हैं एक्सप्रेशन डोर, मैंने तुम्हें बोला था ना उस जगह को छोड़ने के लिए, फिर भी तुम मेरी बात नहीं माने और यहाँ आ गए। और उसके बाद उस जोकिंग को बोलते हैं याद रखना इस बंदे को, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक वुड स्पिरिट है पूरे करेक्शन डिवीजन में। अब तो ये स्ट्रांग नहीं रहे, लेकिन इनकी प्रजातियां पहले बहुत स्ट्रांग होती थी। और वो बताते हैं कि देखो जब एम्पर डार्क सेरेनिटी थे उनके पहले, तो रिवर्ड एंशिएंट लैंड के जो एम्पर थे वो एंशिएंट स्पिरिट्स वगैरह थे, उन्हें हेवन फेट्स भी कहा जाता था। इनका बेसिकली रिलेशन 5 एलिमेंट से होता है। सबने अपना अपना ब्लड लाइन शुरू कर दिया था। और जब मतलब वो एंशिएंट स्पिरिट मारे गए हैं, तो जो पांचों जनरल्स थे उनके वो भी मारे गए, लेकिन वुड स्पिरिट का जो ब्रांच है वो अभी भी यहाँ पर है, जो कि तुम यहाँ पर देख रहे हो। शांत लोग होते हैं, हारमोनी में रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है बाकियों से, थोड़ा ये खून का दरिंदा है। 300 साल पहले इसने कुछ कांड किया था वैसा ही, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर प्रिजन में डाल दिया है। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट ए के मुसाफिर विदा लेता हूँ।